हुआ। सबसे पहले मैं अनिल कुमार प्रगति मार्गदर्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास के 10वें अध्याय वृत्त यानी सर्किल के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि आप कलम और कॉपी के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो उसे अवश्य नोट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वृत्त के विषय में। जानते हैं वैसे वृत्त के जो बेसिक बातें हैं वो आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज हम 10वें वर्ग के अध्याय 10 में जो वृत्त है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। चूँकि वृत्त को समझना ज़रूरी है। वृत्त है क्या? वैसे तो आप पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वृत्त और कुछ नहीं है। वृत्त बल्कि किसी एक निश्चित बिंदु यानी केंद्र, निश्चित बिंदु यानी केंद्र, केंद्र यहाँ देख लीजिए, अंग्रेजी में इसको सेंटर बोलते हैं, पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता। अब देखिए ये निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु से ये जो एक निश्चित पथ है, एक रास्ता है, और इस प्रकार से समतल सतह पर जो ये आकृति बनी है वह वृत्त की आकृति है। इसका आकृति है वृत्त की, और निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। हालांकि यहाँ भी हम चर्चा पहले ही कर दिए हैं कि निश्चित बिंदु यानी केंद्र, और यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी यहाँ अब ये केंद्र है, यहाँ पे हम केंद्र को ओ से सूचित कर सकते हैं। और अब बात करें कि केंद्र और वृत्त की परिधि, देखिए ये केंद्र हुआ और ये वृत्त की परिधि है। ये जो आप पथ दिख रहा है ना, वो वृत्त की परिधि है। तो केंद्र और वृत्त की परिधि किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब जैसे यहाँ देखिए केंद्र है और एक परिधि है, यही हो गया वृत्त का त्रिज्या। आप इधर भी डाल सकते हैं, आप इधर भी डाल सकते हैं, आप इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं। ये सब वृत्त का त्रिज्या ही होगा। तो मालूम होगा ये परिधि हुआ, ये केंद्र हुआ और ये वृत्त की त्रिज्या हुई। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु अर्थात केंद्र पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ही वृत्त कहलाता है। बिंदु पथ है ना, निश्चित बिंदु से, और ये जो आकृति बनी इस निश्चित बिंदु से, इसी को हम कहेंगे वृत्त। हालांकि वृत्त के विषय में आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। विशेष बात हम वृत्त के विषय में आपके बीच रख रहे हैं। जैसे हम यहाँ एक वृत्त बना रहे हैं, गौर से देखिए, अगर अच्छा लगे तो नोट भी कर लीजिएगा। ये केंद्र हो गया और यहाँ से हम एक रेखा ले जाते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, केंद्र से होते हुए। नाम कुछ डाल देते हैं, जैसे ए बी। अब हम सबसे पहले ए बी को समझ लेते हैं कि ए बी क्या है। केंद्र से यदि परिपथ को छुए केंद्र से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक, तो वृत्त का व्यास होता है। और ऐसे वृत्त की त्रिज्या भी इसे कहा जाता है। माफ कीजिएगा, त्रिज्या नहीं, वृत्त का जीवा, त्रिज्या नहीं। गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था बोलने में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, ये हो जाता है हेजिटेशन की वजह से। तो ए से डायरेक्ट बी तक जाइए तो ये वृत्त का व्यास भी है, और ए ओ तथा ओ भी वृत्त की त्रिज्या भी होगी। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, मालूम है आपको। उसी तरीके से त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ए ओ, ए बी का क्या है, हाफ है, आधा है। उसी तरीके से ओ बी भी ए बी का हाफ है। तो यानी इसको हम ए ओ को त्रिज्या कह सकते हैं। ये त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ, ठीक है। और यदि मान लीजिए हम और समझते हैं, इसमें एक इस तरह से दे दिए, इसका नाम हम सी और डी डाल देते हैं। तो सी और डी जो है वो जीवा हो गया। अब कहिएगा कि ये और ये जीवा में अंतर क्या है। जब आप यहाँ जीवा को समझा ही रहे थे तो यहाँ जीवा क्यों डाले।
ये दोनों जीवा में अंतर जो मुख्य है वो देख लीजिए। पहली बात कि ये जो जीवा है वो सबसे बड़ी जीवा होगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। इसमें और भी अगर आप जीवा डालिए तो निश्चित है कि ए बी से वो छोटा ही होगा। इसलिए वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। तो जीवा ये भी है, जीवा ये भी है, लेकिन दोनों में अंतर है कि ये जीवा के साथ साथ व्यास भी कहला जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जीवा ही कहलाएगा। यानी ए बी को आप व्यास भी कह सकते हैं और ए बी को आप जीवा भी कह सकते हैं। और अगर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की बात हो तो निश्चित आप वृत्त का व्यास ही कहेंगे। जैसे परीक्षा में अगर एक प्रश्न आ जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वृत्त का व्यास होता है। या रिक्त स्थान में ऐसे भी आ सकता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है, यानी खाली स्थान में भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, तो वहाँ हम लिखेंगे वृत्त का व्यास। और इस तरह से जीवा को समझ चुके। अब यहाँ देखिए, ये एक त्रिज्या है, हम मान लीजिए ओ से पी एक त्रिज्या ले लेते हैं, उसी तरह से ओ से क्यू एक त्रिज्या ले लेते हैं, और एक चाप हम पी क्यू भी ले लेते हैं, पी ओ ले लेते हैं, क्यू था, क्यू है ये, पी क्यू मिस्टेक हो गया था यहाँ पर भी, पी क्यू। तो एक जीवा यहाँ भी हो गया पी क्यू। और इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि त्रिज्या ओ पी ओ क्यू, ठीक है, यहाँ भी त्रिज्या है। वृत्त में जितने, एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है आपस में समान होती है। आप इसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि क्या वृत्त की सभी त्रिज्याएं अलग अलग होती है? जी नहीं। आप अगर प्रकार ले लीजिए, उसमें पेंसिल डाल दीजिए, केंद्र का चुनाव कर लीजिए और एक समतल पेपर पर अगर खींचिए, इस तरह से खींचेंगे ना, यहाँ केंद्र होगा और इस तरह से गोल बनेगा, और केंद्र से लेकर के अगर परिधि के बीच की जो दूरी देखिएगा वो सभी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। सभी त्रिज्या, जितनी त्रिज्या है ना, हम इसको मापे, इसको मापे, इसको मापे, इसको मापे, इसको मापे, और भी डाल करके मापे, सब त्रिज्या आपस में क्या होगी? बराबर होगी। और यही एक सीधी रेखा जब इस छोर से इस छोर तक केंद्र से होते हुए अगर सीधा सीधा चला जाए तो वही क्या हो जाता है? वही आपका हो जाता है कौन चीज? व्यास हो जाता है। अब ये ध्यान देते हम लोग, कुछ आगे की बात हम लोग करें कि जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, उसी तरह से व्यास का आधा त्रिज्या होता है, जो आप लोग जानते भी होइएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा चली। अब हम इसे आगे बात करते हैं। इसे आगे बात करेंगे कि एक समतल क्षेत्र में वृत्त और रेखा के बीच की स्थिति। एक समतल क्षेत्र है, यहाँ आप लोग गौर से देखिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आवे तो इसमें कमेंट करिएगा, कहाँ दिक्कत होगी आपको समझने में। जैसे यहाँ देखिए, हम बात करते हैं कि एक ही तल में, तल माने प्लेन समतल जिसको बोलते हैं, एक वृत्त तथा एक वृत्त तथा एक रेखा की सापेक्ष स्थिति, रेखा की सापेक्ष स्थिति। देखिए, यानी एक ही तल में एक वृत्त भी है और एक रेखा है, और उसमें क्या संबंध बनता है, क्या उसकी सापेक्ष स्थिति होती है, हम इसकी चर्चा करेंगे आपके बीच। देखिए गौर से और समझने का प्रयास बारीकी से करिए। जैसे यहाँ देखिए, हम एक यहाँ वृत्त बना दिए, ठीक है, और यहाँ एक रेखा है। इस रेखा का हम नाम डाल दिए ए बी। क्या डाल दिए? ए बी। एक और हम वृत्त बना रहे हैं और इसमें भी एक रेखा डालना है, ए और बी, और एक और हम वृत्त बना रहे हैं और इसमें भी हम एक रेखा डालें। अभी तीनों स्थिति में गौर करिए। पहला स्थिति जो है, इसमें देखिए कि रेखा ए बी वृत्त में कोई, रेखा ए बी और वृत्त, इस दोनों में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अब बात आई कि उभयनिष्ठ क्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब है कि कोई एक बिंदु या एक से अधिक बिंदु भी हो
लेकिन जो दोनों के लिए लागू हो, जो दोनों का हो। अब देखिए ये वृत्त है, ये रेखा है, ये दोनों अलग अलग है। इसमें कोई भी बिंदु जो वृत्त के लिए लागू होगा वो रेखा के लिए लागू नहीं हो रहा है, और जो रेखा के लिए लागू हो रहा है वो वृत्त के लिए नहीं हो रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब जो कोई ऐसा बिंदु जो दोनों के लिए हो। तो इस दोनों में तो कोई बिंदु उभयनिष्ठ है नहीं। कोई बिंदु अगर उभयनिष्ठ नहीं हो तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि रेखा वृत्त से बाहर है या वृत्त रेखा से बाहर है। तो यहाँ हम कहेंगे कि रेखा AB जो है वो अप्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, क्या है? अप्रतिच्छेदी, क्योंकि इसमें प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। कौन? रेखा AB। इसे हम कह सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। किसको कहेंगे? AB को। AB जो है अप्रतिच्छेदी रेखा है। अब सेकेंड में चलिए कि एक वृत्त है, एक AB रेखा है, मान यहाँ देखिए C एक और एक D। अब देखिए इस दोनों में क्या है कि ये दोनों में जो दो बिंदु ऐसा है C और D जो उभयनिष्ठ है। यानी उभयनिष्ठ का मतलब समझे तो ये वृत्त के लिए भी C बिंदु होगा कि नहीं? कोई बिंदु वृत्त का C के जगह पर होगा या नहीं होगा? निश्चित होगा। और रेखा के लिए भी होगा। तो जब दोनों के लिए हो रहा है तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे के लिए उभयनिष्ठ ही कहा जाए। यानी उभयनिष्ठ बिंदु C है और उभयनिष्ठ बिंदु D है। रेखा AB तो आप पहले से जानते हैं, वृत्त के विषय में जानते ही हैं। तो यहाँ पर C और D दो उभयनिष्ठ बिंदु है। अब ये ध्यान देना है कि ये कौन सी रेखा कहलाएगी? तो ये कहलाएगी छेदक रेखा। छेदक रेखा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रेखा AB को हम छेदक रेखा कहेंगे। और तीसरी स्थिति में चले जाइए। पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति को और बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे। A, रेखा का नाम A और B, यहाँ मान लीजिए कि C है। अब यहाँ देखिए, आपसे अगर पूछा जाए तो कि इसमें बताइए कि कौन उभयनिष्ठ बिंदु है, तो जिस आधार पे आप यहाँ अध्ययन किए हैं उस आधार पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर C बिंदु जो है उभयनिष्ठ है। अब क्यों बोलेंगे C बिंदु को उभयनिष्ठ? अगर नहीं मालूम है तो सुनिए, ये दोनों के लिए बिंदु लागू होगा। यानी एक ऐसा बिंदु C है जो रेखा AB के लिए भी है और इस वृत्त के लिए भी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर AB रेखा C बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी टच कर रही है। तो स्पर्श कर रही है तो यहाँ कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है। और ये रेखा को बोलेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। इस पूरे रेखा का नाम क्या हुआ? स्पर्श रेखा। क्यों हुआ? क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, जिस कारण से स्पर्श बिंदु यहाँ C हुआ और स्पर्श रेखा AB हुआ। अब हम आगे, इससे आगे बारी बारी से थ्योरी का ही क्लास अभी फिलहाल वृत्त में था। ये प्रथम वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, छोटा सा वीडियो ही बनाना चाहेंगे। तो आगे जो भी थ्योरी है ये अगले वीडियो में हम आपके साथ देंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।